अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है जो कि अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स से रेलिवेंट है, डेप्रिसिएशन से रेलिवेंट है, और ये आज हमारा फोर्थ लेक्चर है इस चैप्टर से। तो आज हमने जो पढ़ना है वो एक्सचेंज ऑफ एसेट्स पढ़ना है। पहले भी इस वाले से थोड़ा बहुत डिस्कशन हो चुकी है हमारी कल, तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स के वाले से हम पढ़ने जा रहे हैं। कभी कोई एसेट जो हमने एक्सचेंज करना है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मशीनरी आपने परचेज़ की हुई है और 5 साल हो गए आपने इस्तेमाल कर लिया और उसकी यूज़फुल लाइफ थी 10 साल। आपने देखा कि वो 5 साल तक उसने सही जो है वो 4 साल 4.5 साल तक क्या किया, वो सही काम करती रही है। अब वो सही तरह से काम नहीं कर रही। अब आपने क्या सोचा कि भी ये जो पुराना एसेट है इसको मैं किसी को दे दूं, किसी को सेल आउट कर दूं, या बल्कि किसी कंपनी वाले के साथ कि जो इसको बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उनके साथ मैं इसको एक्सचेंज कर लूँ, उनको ये एसेट दे दूँ और न्यू एसेट ले लूँ। या इसके अलावा ये है मशीनरी दे दूँ और कोई और टेक्नोलॉजी की कोई जिद्दत वाली मशीनरी जो है, नई मशीनरी, उसको मैं परचेज़ कर लूँ। इस एक्सचेंज ऑफ एसेट की सूरत में हमें तीन जो है वो सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। तो इसकी सूरत में हमें क्या करना चाहिए, इसको चलते हुए आगे देखते हैं। एक्सचेंज ऑफ एसेट की सूरत में हमें ट्रेड इन अलाउंस मिलता होता है। ट्रेड इन अलाउंस को भी हम डिस्कस करते हैं। हम क्या करते हैं, जब एक पुराना एसेट देते हैं और नया एसेट लेते हैं ना, तो पुराने एसेट की जो मालियत होती है, जो पुराने एसेट की मालियत, उसके अगेंस्ट जो नए एसेट की कीमत में कुछ कमी कर दी जाती है। मींस कि जो आपके पास नए एसेट की जो प्राइस है उसमें से ओल्ड एसेट की जो वैल्यू होती है वो लेस कर देते हैं। तो जिसको हम अगर अकाउंटिंग की ज़ुबान में देखें तो इसको ट्रेड इन अलाउंस कहा जाता है। तो देखते हैं इंग्लिश में यहाँ पे क्या लिखा है। वो स्टेटमेंट कहते हैं, व्हेन एन ओल्ड एसेट इज़ एक्सचेंज विद अ न्यू एसेट, द सेलर ऑफ न्यू एसेट विल ऑफर एन अलाउंस वाइल रिसीविंग पेमेंट फॉर सेलिंग एसेट। जी, in consideration of the exchange of old asset, such allowance is known as trade in allowance. The buyer will subtract the trade in allowance from the cost of new asset while making the payment to the seller. बात वही आ गई यहाँ पे, घुमा फिरा के जो बात लिखी गई है कि जो मालियत होती है आपके पुराने एसेट की, वो नया जो आप एसेट ख़रीद रहे हैं उसकी प्राइस में से हम लेस कर देते हैं, उसके प्राइस में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये क्यों करते हैं जी? क्योंकि जो सेलर है नए एसेट का, उसके वो पुराना एसेट जो है ले रहा है हमसे, उस पुराने एसेट को लेने की जगह पे उसकी नए एसेट की जो प्राइस है, नए एसेट की जो कीमत है, उसमें कमी कर देता है, हमें अलाउंस जो है वो ऑफ़र करता है। किसके लिए? कंसिडरेशन के अगेंस्ट। किसकी कंसिडरेशन? ओल्ड ऑफ एसेट। जो ओल्ड ऑफ एसेट है हमारे पास, जो ओल्ड एसेट है उसके अगेंस्ट हमें कुछ कमी शो करता है किसके अंदर? नए एसेट की प्राइस में। तो ये क्या कहलाता है? ये हमारे पास ट्रेड इन अलाउंस कहलाता है। ये नए एसेट की मालियत में से, नए एसेट की कीमत में से हम क्या करते हैं? लेस कर देते हैं और फिर हम उसके बाद अपने सेलर को पेमेंट करते हैं। फिर जैसे कि हमारे पास है कॉस्ट ऑफ एसेट है जी, हमारे पास ये गिवन है। उसके बाद इज इक्वल टू कंसिडरेशन प्लस ट्रेड इन अलाउंस। अगर इसको शफल किया जाए तो कैश कंसिडरेशन क्या आ जाएगा हमारे पास? अगर फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट हमारे पास यहाँ पे 200,000 है और ट्रेड इन अलाउंस हमारे पास 50,000 है, तो कैश कंसिडरेशन हमारे पास आ जाएगा 150,000। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि ट्रेड इन अलाउंस का मीन का जो हमारा पुराना एसेट है वो 50,000 रुपये का हमने सेलर को दिया है जी। एसेट अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, कैश पेड प्लस ट्रेड इन अलाउंस। यानी कि जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर अपनी मालियत शो करनी है, कीमत शो करनी है, एसेट की कॉस्ट शो करनी है, वो क्या शो करनी होगी कि जो जितने का हमने एसेट लिया है उतने की हमें शो करनी होगी। और साथ में हम ये भी कर सकते हैं जितना हमने कैश पे किया है और साथ में ट्रेड इन अलाउंस जितना हमें हासिल जो हमने
रिसीव किया है सेलर से, वो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ न्यू जो है उस एसेट आ जाएगा। इसलिए बताया जा रहा है कि नया एसेट वाला अकाउंट जो हमें डेबिट करना होगा कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट के साथ हमने डेबिट करना होगा। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट किसके इक्वल है? कैश पेड प्लस ट्रेड इन अलाउंस के, ट्रेड इन अलाउंस और जो हमने कैश पे किया, कैश कंसिडरेशन पे किया, उन दोनों को ऐड करेंगे तो नए जो एसेट है, जो नया एसेट है, जो नई मशीनरी है, उसकी मालियत आ जाएगी, उसकी कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा जी, और ट्रेड इन अलाउंस इज कंसिडर्ड एज डिस्पोजल प्रोसीड्स ऑफ द ओल्ड एसेट। जिस तरह के हम पढ़ चुके हैं, जब एक एसेट को हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, उसको हम चाहते हैं कि ये हमारी जहाँ पे लगा हुआ है कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, यूनिट के अंदर, यहाँ से इसको ख़त्म कर दिया जाए। वहाँ से आप क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं, उसको कबाड़ में बेच देते हैं जैसे तैसे करके। तो वो जो आप बेच देते हैं वो क्या कहलाता है? आपका डिस्पोजल प्रोसीड कहलाता है। क्या कहलाता है जी? डिस्पोजल प्रोसीड ऑफ। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं ट्रेड अलाउंस, चेन अलाउंस जो है, इसको भी एज अ डिस्पोजल प्रोसीज ऑफ द ओल्ड एसेट कंसिडर्ड करते हैं। आगे नेक्स्ट जी हमारे पास आ गया कमर्शियल सब्सटेंस का वर्ड आ गई। कमर्शियल सब्सटेंस क्या है? कहते जी व्हेन एन एसेट इज एक्सचेंज्ड विद एन अदर एसेट एंड कमर्शियल सब्सटेंस डज नॉट एग्जिस्ट इन सच एक्सचेंज, द कॉस्ट ऑफ एसेट टेकन थ्रू एक्सचेंज इज कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप। आप एसेट, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक जूता बनाने वाली मशीन थी, ठीक है, और उसके बाद अब एक नई जो है कि वो पुरानी हो चुकी है, अब नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक जूता बनाने वाली मशीन आ गई है, जो कि पहले वाली जो है वो 1 घंटे के अंदर आपके पास 50 पीस बनाती थी। जो नई आई है ये आपके पास बना रही है कोई 500 पीसेस तैयार कर रही है। तो अब क्या करते हैं जी, इसमें कमर्शियल सब्सटेंस जो है वो तो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? कमर्शियल सब्सटेंस यहाँ तो एग्जिस्ट कर रहा है, और हम ये कर रहे हैं कि भी फ़र्ज़ कर रहे हैं, हमने इसे सोच लिया कि इसके अंदर कमर्शियल सब्सटेंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब कमर्शियल सब्सटेंस क्या चीज़ है हमारे पास? कमर्शियल सब्सटेंस को आसान अल्फाज में हम कहा जाएँ तो हम कहते हैं तजारती फ़ायदा। एक चीज़ की जो अभी वैल्यू है, जिसको हम प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं, क्या उसकी वैल्यू और जो नया एसेट हम ले रहे हैं उससे जो हासिल होने वाला कैश इनफ्लोज हैं, उनके अंदर हमें जो फ़ायदा हमें हासिल होना है वो इक्वल नहीं है। यानी कि ओल्ड एसेट से जो हमें फ़ायदा हासिल हो रहा था, इसी नए आने वाले एसेट से हमें जो फ़ायदा हासिल होना है वो इक्वल नहीं है, उससे कैश इनफ्लोज या इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमारे पास इक्वल नहीं है। तो तब हम ये कहते हैं जी हमारे पास ये कमर्शियल सब्सटेंस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो इक्वल है तो कमर्शियल सब्सटेंस जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। तो उसकी सूरत में क्या करना है हमने? तो जो पुराना एसेट हम दे रहे हैं उसकी जो गिवन अप वैल्यू है, जितने का वो सेल कर रहे हैं, उसी को हम क्या कर देंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम शो ऑफ करेंगे। क्या है जी? व्हेन पुराना एसेट जितनी भी मालियत का जा रहा है आपका, वो आपका क्या कहलाएगा? उसकी जो वैल्यू होगी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट के तौर पे हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आ गया जी कमर्शियल सब्सटेंस डज एग्जिस्ट। कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा है, तजारती फ़ायदा एग्जिस्ट कर रहा है। किस तरह से जी? अब हमने क्या करना होगा, हमें फेयर वैल्यू के ऊपर एसेट ऑफ गिवन अप का एसेट है हमारे पास, उसकी फेयर वैल्यू पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि मैं अभी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एक आपके पास मशीनरी है जो 500 पीसेस बना रही है, एक आपके पास 50 पीसेस बना रही है, उनसे इकोनॉमिक बेनिफिट जो हो रहा है वो आपके पास वो डिफरेंट है, ठीक है। एक से आपको कैश इनफ्लो ज़्यादा आएगा, दूसरे से आपके प्रोडक्शन आप ज़्यादा कर रहे हैं, दूसरे से आपके पास कम आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि कमर्शियल सब्सटेंस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। इसको सूरत में हमने क्या करना होगा, तो इसकी सूरत में हमें फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट को गिवन अप के तौर पे लेना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है फेयर वैल्यू क्या चीज़ है? फेयर वैल्यू आसान अल्फाज में आपको ये बता दिया जाए, करंट मार्केट वैल्यू, जो उस वक्त आपके एसेट की वैल्यू होती है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है उस वक्त एसेट की, वो क्या कहलाती है आपके पास? वो कहलाती है हमारे पास फेयर वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास आगे एक और हमें
सिचुएशन दी गई है, वो सिचुएशन ये है कि फेयर वैल्यू हम दोनों एसेट्स की कैलकुलेट नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से। उस एसेट की मार्केट नहीं है, वो एसेट इस्तेमाल कम होता है, या कोई भी वजह है हमारे पास, हम उस एसेट की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। क्या चीज़ ही? फेयर वैल्यू। तो तब हम क्या करेंगे, जो कैरिंग अमाउंट होगी ओल्ड एसेट की, उसको हम क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे एसेट के साथ। सॉरी, जो एक्सचेंज हम कर रहे हैं ओल्ड एसेट की, जो जैसा कि हमने किया था जब कमर्शियल सब्सटेंस डज नॉट एग्जिस्ट था, जब कमर्शियल सब्सटेंस नहीं था एसेट की, तो तब जो हमने काम किया था वही अब हमने यहीं पे करना है, जब हम दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू डिटरमिन ना कर पा रहे हों, कैलकुलेट ना कर पा रहे हों। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ गिवन अप एसेट, जो एसेट हम दे रहे हैं उसकी गिवन अप वैल्यू जो है उसको हम क्या कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट हम कर लेंगे, कंसिडर क्या कर लेंगे, जो नया एसेट हमारे पास एक्सचेंज की सूरत में आ रहा है उसकी वैल्यू के तौर पे हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ये जो बातें हैं ना आपसे ये एमसीक्यूज़ की शक्ल में पूछी जा सकती हैं। क्या कह रहे हैं जी, एग्जिस्टेंस ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस मीन्स दैट द एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज ऑफ बोथ एसेट्स आर नॉट इक्वल। यानी कि आपका जो फ़ायदा एक एसेट से होना है आपको फ्यूचर के अंदर, जो अभी आपके पास एसेट है उससे जो फ़ायदा होना है फ्यूचर के अंदर वो इक्वल नहीं है, वो डिफरेंट है। ठीक है। नेक्स्ट जी हमारे पास एसेट डिस्पोजल है। हमारे पास एसेट डिस्पोजल को हमने किस तरह से रिकॉर्ड करना है, ये इंट्रीज़ आपकी एक ही इंट्री में हम ये सब इंट्रीज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एसेट डिस्पोजल का अकाउंट ओपन करते हैं, उसमें हम फ़िक्स्ड एसेट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब भी फ़िक्स्ड एसेट में कमी लानी होती है, जब किसी भी एसेट में कमी आती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हम एसेट को ख़त्म कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम ट्रांसफ़र कर देंगे फिक्स एसेट को डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, और एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो गया, फिक्स एसेट जो है हमारे पास वो क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे नीचे बताया भी कि एसेट ट्रांसफ़र टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी जो भी उसकी वैल्यू थी हमारे पास एसेट डिस्पोजल फिक्स्ड एसेट की, उसी के साथ हमने इसको ट्रांसफ़र कर देना है। नेक्स्ट है जी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गया जी। सेकेंड एंट्री क्या है, ये जो डेप्रिसिएशन हमने अब तक कैलकुलेट कर रखी है अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन है, जिसको हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, ये हमें ट्रांसफ़र करनी होगी एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। तो ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है या अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन है, ये अपनी नेचर में क्रेडिट होती है। तो ये क्या हो जाएगी, अब डेबिट हो जाएगी, एसेट डिस्पोजल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो क्या रहे, अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल ट्रांसफ़र टू द एसेट डिस्पोजल अकाउंट। आज की डेट तक जिस डेट को हम एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं डिस्पोजल अकाउंट में, उस डेट तक जितनी भी उसकी डेप्रिसिएशन होगी अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन, तो हम वो ट्रांसफ़र कर देंगे डिस्पोजल अकाउंट में। उसके बाद उस एसेट को सेल कर दिया जाता है, तो आप कैश रिसीव करेंगे या बैंक के थ्रू पेमेंट आएगी, या फिर आप किसी डेटर को बेचेंगे उसके उधार पे, तो उसकी सूरत में क्या होगा, उसको आप डेबिट कर देंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास आ गया जी, उसके बाद या तो हमें उसके ऊपर लॉस होगा या हमें गेन होगा सेल प्रोसीड की, यानी कि जो, तो उसका अगर गेन होता तो हम क्या करेंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होगा, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होगी। और उसके बाद या हमें लॉस होगा तो इनकम स्टेटमेंट को हम डेबिट करेंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ये तो इंट्रीज़ है हमारे पास एसेट डिस्पोजल करने की, डिस्पोज ऑफ करने के लिए। तो ये यहाँ तक तो हम कल भी डिस्कस कर चुके थे, ये हमने इसकी प्रैक्टिस भी की थी। अभी हम चलते हैं इससे आगे थोड़ा सा, सिंगल अकाउंटिंग एंट्री हम किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए सिंगल अकाउंटिंग एंट्री फॉर फिक्स्ड एसेट जो डिस्पोजल है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें हम देख चुके हैं यहाँ पे, ये क्रेडिट हो रही थी यहाँ, ये डेबिट हो रही थी, उसको हमने यानी एसेट डिस्पोजल अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको ये डेबिट हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को भी डेबिट कर देंगे, बैंक को भी हम डेबिट कर देंगे। उसके बाद अगर गेन होगा तो हम क्या करेंगे, तो इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करेंगे। अगर हमें लॉस होगा तो इनकम स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारे पास, डेबिट हो जाएगी, और एसेट डिस्पोजल क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा, या फिक्स एसेट हमारे पास क्रेडिट होगा। चलते हैं देखते हैं इसको। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट की हुई है, कैश या ट्रेड इन अलाउंस या इंश्योरेंस क्लेम भी डेबिट है हमारे पास,
और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट लॉस की सूरत में डेबिट हो रही है और फिक्स्ड एसेट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं आगे क्या कि वो फेयर वैल्यू इज़ द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन बिटवीन द मार्केट पार्टिसिपेंट एट द मेजरमेंट डेट। वही बात जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था पहले कि यहाँ पे फेयर वैल्यू को दोबारा से वो बता रहे हैं। फेयर वैल्यू बेसिकली एक्चुअल प्राइस है जिसके ऊपर आप उसी डेट को, जिस डेट को आप उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं उस एसेट की, कि उतनी प्राइस में, उतने पैसों में वो मार्केट के अंदर सेल हो सके, यानी कि एक्चुअल प्राइस एट द पॉइंट ऑफ टाइम, उस टाइम के ऊपर जो एक्चुअल प्राइस है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, फेयर वैल्यू कहलाती है। तो हम देख सकते हैं जी, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा, एक्युमुलेटिव अकाउंट क्रेडिट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, इनकम। अच्छा जी, सिंगल एंट्री फॉर डिस्पोजल हमारे पास ऑफ फिक्स्ड एसेट, उसको हमने करने जाना है। ये हमारे पास एक सिनेरियो दिया गया, इस सिनेरियो को हम देखते हैं जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। दो सिनेरियो हमारे पास गिवन है। पहले सिनेरियो में ये है हमारे पास जनवरी 2009 को मशीन 70,000 रुपये की जो हमारे पास है उसकी कॉमोलेट डेप्रिसिएशन है 50,000 की, और हमने उसको 15,000 में सेल कर दिया है। और दूसरा सिनेरियो क्या है जी, मशीन की वही कॉस्ट है और उसके बाद अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50,000 है, लेकिन हमने उसको सेल कर दिया है 22,000 का। चैलेंज इसको देखते हैं। इन केस ऑफ लॉस की सूरत में हमने क्या करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट होगी और कैश इन या ट्रेडिंग अलाउंस या इंश्योरेंस क्लेम जो भी आपके पास है इसको हमने डेबिट करना है। और इनकम स्टेटमेंट अगर हमें लॉस हुआ तो उसको हमने क्रेडिट कर देना है, सॉरी इसको भी डेबिट करना होगा। और फिक्स्ड एसेट जो है हमारा उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, हमने जो एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहे थे वो वाले को हमने कहीं पे डेबिट या क्रेडिट नहीं किया हुआ, क्योंकि हमने इसके लिए देखा है ये है कि फ़िक्स्ड एसेट क्रेडिट हो रहा है और ऊपर से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है। तो बाकी चीज़ें जो आपस में जो जिसको हम कह सकते हैं, क्या वर्ड बोलेंगे जी, आपस में सेट ऑफ हो गई हैं, तो इसलिए वो हमने नहीं लिखी यहाँ पे। तो सिंगल एंट्री इस तरह से हो सकती है इसकी, यानी अगर आपसे सिंगल एंट्री पूछ ली जाए डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट की सूरत में तो आपको ये पता होना चाहिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट करना है और कैश या ट्रेड इन अलाउंस को हमने डेबिट करना है और फिक्स्ड एसेट को भी हमने क्रेडिट करना है जो कि एसेट हम दे रहे हैं या डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट को हमने डेबिट या क्रेडिट कब करना है, लॉस होगा तो इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेंगे उसी अमाउंट के साथ, अगर गेन होगा, फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा तो उसकी सूरत में उसको क्रेडिट करेंगे। ये दूसरी सूरत में हम देख सकते हैं जी क्या हो रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 50,000 हमें गेन की सूरत में और कैश ट्रेड इन अलाउंस 22,000 और फिक्स्ड एसेट हमारे पास 70,000 है और इनकम स्टेटमेंट फॉर गेन इफ़ एनी जो भी हमें गेन हुआ है उसकी सूरत में क्रेडिट हमने कर दिया 2,000 का। तो इस तरह से हम सिंगल एंट्री की सूरत में इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही है आपका, तो इसकी आप प्रैक्टिस करके मेरे साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।